जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज का लेक्चर नंबर 47 में। और आज दोस्तों हम एग्रीकल्चर चैप्टर जो हमारा चल रहा था ज्योग्राफी के लिए, आज हम थर्ड लेक्चर में हैं। और टोटल अगर हम बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम आईएएस एग्जाम 2027 के लिए ये दोस्तों आज 47 लेक्चर है, यानी कि 47वां लेक्चर है। और आज हम एग्रीकल्चर का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के थर्ड पार्ट में कई सारी चीज़ों के बारे में जो रह गई हैं, और आज हम एग्रीकल्चर को कंक्लूड कर देंगे। बहुत ही डिटेल में दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ, खासकर आपके एंटरटेनमेंट के लिए लेक्चर नहीं होते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ये यूपीएससी के लेवल के लेक्चर होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अभी जो है मेरा लेक्चर ख़राब हो चुका है। 1 घंटे का मैंने ये रिकॉर्ड कर चुका हूँ, अब मुझे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सुबह है, ठीक है, तो मेहनत है। लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तुम्हारे कमेंट ही जो है मोटिवेट करते हैं। तो चलिए, जो है मूड तो ख़राब हो गया सुबह, ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। फिशिंग ग्राउंड अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बढ़िया फिशिंग ग्राउंड हमें कहाँ मिलते हैं। फिशिंग भी दोस्तों एक प्रकार का एग्रीकल्चर ही है, कृषि ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिशिंग जो है कहीं हवा में हो जाती है। तो फिशिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है? फिशिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि हम मछलियों को इकट्ठा करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग और गैदरिंग जो है रॉ मटेरियल की जब आप नेचर से करते हो, प्रकृति से, नेचर से जब आप हार्वेस्टिंग और गैदरिंग करते हो तो उसको हम कहते हैं फिशिंग। फिशिंग इज अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। फिशिंग दोस्तों पर्टिकुलरली कहाँ प्रैक्टिस की जाती है? तो कोस्टल रीजन प्रैक्टिस की जाती है। फिशिंग मछली पालन कहाँ पे होता है? तो मछली पालन दोस्तों कोस्टल रीजन में होता है। मछली पालन भैया कहाँ होता है बताओ? मछली पालन कहाँ होगा? कोस्टल रीजन में। और जब कोस्टल रीजन की दोस्तों बात आएगी तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, एक बात हमारी हमेशा याद रखिए, आप 47 लेक्चर पे हो, इसलिए इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो बेटा पहले उन्हें देख के आओ, तब यहाँ पे आओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पल्ले ना पड़े। तो गलती मेरी नहीं होगी, ये पहले मैंने वार्निंग दे दी है, हिदायत सख्त। दोस्तों होता क्या है कि जो मिड लैटिट्यूड एरिया होते हैं, टेम्परेट वाले, वहाँ पे दोस्तों जो फिशिंग होती है वो वेस्टर्न कोस्ट पे होती है। और जो ट्रॉपिकल वाले होते हैं, यहाँ पे जो फिशिंग होती है यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे होती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिशिंग करने के लिए दोस्तों ज़रूरी चीज़ क्या है? तो मैंने आपको पहले देखो बताया है, मिड लैटिट्यूड में टेम्परेट एरिया में फिशिंग होगी वेस्टर्न मार्जिन पे कॉन्टिनेंट की, और ट्रॉपिकल में होगी ईस्टर्न मार्जिन पे। इतना बस समझे भाई, आगे बढ़ो। आगे जब आप दोस्तों बढ़ते हो तो फिशिंग कहाँ कहाँ होती है? तो फिशिंग दोस्तों जो है, फिशिंग की अगर बात करें तो 2 ग्रुप में फिशिंग को हम बांट सकते हैं। एक तो फ्रेश वाटर फिशरी और दूसरा हो गया मरीन फिशरी। फ्रेश वाटर फिशरी और मरीन फिशरी। दोस्तों फिशरिंग जो ग्राउंड होते हैं, जो मछली पालन के अच्छे अच्छे ग्राउंड होते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं? दोस्तों 3 जगह पे हैं। कहाँ कहाँ पे? जहाँ पे दोस्तों कोल्ड और वार्म करंट एक साथ मिलते हैं, जहाँ पे मैंने क्या बताया, जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट एक साथ मिलते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों जो है अच्छे मछली जो ग्राउंड होते हैं, फिशिंग ग्राउंड होते हैं, वहाँ पे बनते हैं। जापान की बात कर लो, जापान दोस्तों मछली इतना खाता है मछली जापान, फिश। आप बंगाल में चले जाइए, मतलब सुबह सुबह जो है मतलब मच्छी, ठीक है, और चावल, ठीक है, यही चलता है। और जापान में चले जाइए तो मछली जो है, जापान इतना मछली मतलब खाता है कि वो कहीं कहीं पे मतलब उसका लड़ाई इसके ही कर रहता है कि मछली पता चला कहाँ पे निकल गया, पता चल दूसरों की मछली पकड़ ली जा करके। चाइना भी दोस्तों यही हरकत करता है। चाइना भी जो है मछली खाने के चक्कर में पता चला जाल लेकर निकल, उनके पास इतने खतरनाक हथियार हैं, मतलब जहाज हैं, उनमें मछली जो है एक साथ कई कई मछली जो है पकड़ लाते हैं, फिर उनको काट के जो है खाते हैं, ठीक है। तो मछली की भी कई सारी वैरायटी होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है। तो दोस्तों मछली के जो सबसे अच्छे ग्राउंड होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? तो देखो, एक तो मैंने बताया जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं। अब जिनको वार्म और कोल्ड करंट नहीं पता है तो उनको भैया हम का ही बोल दें, ठीक है। तो देखो, तुम्हें सबसे पहले देखो हम यहाँ पे याद करवा दे रहे हैं, बिल्कुल याद कर लो मेरी बात को ध्यान से। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देख रहे हो? देखो, जिनको ओशन करंट का कुछ भी नहीं पता है, काला आंसर बिल्कुल भैंस बराबर है, तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भैया लल्ला पुतुआ, एक बार जो है तुम पिछले लेक्चर देख के आओ, ठीक है। इस लेक्चर पे डायरेक्ट मत कूदो। एक ओशन करंट से लेक्चर है, ओशन करंट भैया ये 47 चल रहा है, पिछले लेक्चर देख के आओ। तो ये नॉर्थ अटलांटिक जो ड्रिफ्ट देख रहे हो ना, जो ये गल्फ स्ट्रीम देखो यहाँ से शुरू हुई है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है यहाँ से जाती है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट दोस्तों यहाँ से जाती है। और ये जो ब्रिटेन देख रहे हो, ब्रिटेन के इधर है दोस्तों नॉर्थ सी, और यहाँ पे है डोवर बैंक। आपको नहीं पता है तो यहाँ पे कौन सी है? डोवर बैंक। यहीं पे डोवर बैंक पे जा करके दोस्तों अच्छे से फिशिंग ग्राउंड बनते जा करके हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है कि जो है
वार्म करंट यहाँ पे जाता है, ठंडे करंट से यहाँ पे मिलता है जा करके। ठंडे करंट नहीं मतलब ऊपर का पानी ठंडा है ना, चिल्ड। और ये वार्म करंट जब ऊपर जाता है यूके की ओर, ब्रिटेन की ओर, स्कैंडिनेवियन कंट्री की ओर, तो होता क्या है कि वहाँ पे जो पोर्ट होते हैं जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है वो पिघल जाती है, तो पोर्ट जो है वो थोड़ा सा मोबिलाइज कर पाते हैं, पोर्ट जो है थोड़ा सा खुले रह पाते हैं। दूसरी चीज़, यूके ब्रिटेन की ओर जो है ठंडा वातावरण होता है, चिल्ड एकदम टेम्परेचर होता है, तो उसको भी थोड़ी सी राहत ऊपर देती जा करके नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट ऊपर जा करके। तो एक तो पोर्ट हो गया, दूसरा जो है वहाँ पे गर्मी थोड़ी सी, मतलब गर्मी इतनी भयंकर नहीं, मतलब थोड़ी सी जो है टेम्परेचर थोड़ा सा शांति मिलती है कि चिल्ड उतनी नहीं होती है। तो दोस्तों ऊपर डोवर बैंक में जाकर के वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनते हैं, ऊपर कोल्ड पानी है और ये गर्म वाले नीचे जाते हैं, अच्छे से फिशिंग ग्राउंड बनते हैं यहाँ पे डोवर बैंक पे। कहाँ पे बनते हैं? डोगर बैंक पे, ठीक है, डोगर बैंक, याद रखिएगा नाम क्या है, डोगर बैंक। यहाँ पे कौन कौन सी मछली की वैरायटी मिलती हैं? तो एक तो कॉड मछली, हेरिंग मछली, मैकरेल मछली, ठीक है, तो मच्छी ये हो गई, तो ये समझ में आ गया। अगला दोस्तों एक और करंट है जिसका नाम है, मैं आपको दिखा दूं, ये जो आप देख रहे हो गल्फ स्ट्रीम करंट, जो ये देख रहे हो गल्फ स्ट्रीम करंट, और ये ऊपर से देख रहे हो नॉर्थ लैब्राडोर करंट। तो ये साउथ ईस्ट कनाडा में है, कनाडा देखो इसी के लैब्राडोर करंट कहाँ है? ये कनाडा, और ये क्या है? यूएस है। तो यूएस और कनाडा के इधर जो है लैब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, लैब्राडोर ठंडा करंट है, आपस में दोनों मिलते हैं, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनते हैं। और यहाँ पे दोस्तों फॉग भी देखने को मिलता है, बढ़िया एकदम फॉग, ठीक है, तो ये एक अलग सिचुएशन है, ठीक है, यहाँ पे फॉग भी देखने को मिलता है, तो ये अच्छा है। और यहाँ पे अगर इनकी नाम हम करें तो इनका नाम दोस्तों क्या है? ग्रैंड बैंक। देखो जहाँ पे ये मिलते हैं ना उनको बैंक एक बना देते हैं किनारा, ठीक है, तो ग्रैंड बैंक इनका नाम है, जॉर्ज बैंक यहाँ पे बना देते हैं। मछली की स्पीसी कौन सी पाई जाती है? तो कॉड, हेडॉक, लॉबस्टर, हेरिंग, ठीक है। और ये ग्रैंड बैंक जो था ना, ये 1990 के दशक में ज़्यादा मछली निकालने के चक्कर में जो है, ओवर फिशिंग यहाँ के करने के चक्कर में जो है कोलैप्स कर गया था ग्रैंड बैंक, ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई, ग्रैंड बैंक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ग्रैंड बैंक आएगा, देखें ग्रैंड बैंक फिशिंग, ठीक है, तो ये ग्रैंड बैंक है और यहाँ पे फिशिंग वगैरह चलती रहती है, ठीक है। आ जाओ बेटा मुद्दे पे आओ। ये चीज़ समझे भाई। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं किसकी बात करने जा रहे हैं? अब यहाँ पे एक करंट और भी है, यहाँ पे आओ, रसिया के इधर आओ। ये अगर आप देखोगे ना रसिया और जापान के इधर, ठीक है, यहीं पे बेरिंग स्ट्रेट पड़ती है, ये ऊपर आपने बताई सुनी थी ना, यहाँ बेरिंग स्ट्रेट पढ़ाई थी, वर्ल्ड मैप के लेक्चर देख के आओ, बेरिंग स्ट्रेट पढ़ाई थी। तो ये ओयो सीओ करंट है, ये देखो ऊपर रूस से की ओर से बेरिंग स्ट्रेट की ओर से आ रहा है ओयो सीओ करंट, कोल्ड करंट है, नीचे से आ रहा है वार्म करंट जिसका नाम कुरोशिबो है। तो कुरोशिबो, ओयासिबो, ये दोनों करंट आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे एक बैंक बनती है जापान के पास, और उसका नाम पता क्या है? उसका नाम दोस्तों है, ठीक है, नाम उसका नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है अच्छे से फिशिंग ग्राउंड बनते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे मछलियाँ जो पाई जाती हैं ट्यूना, सैल्मन, सार्डाइन, मैकरेल, ठीक है। अगला दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये देखो आप, थोड़ा सा इधर आओ नॉर्थ अमेरिका की ओर, और ये जो नॉर्थ पैसिफिक करंट देख रहे हो ना, अलास्का तक, नॉर्थ पैसिफिक करंट कहाँ तक जा रहा है? अलास्का तक। तो यहाँ पे क्या होता है कि नीचे से अपवेलिंग होती है ठंडे पानी की, तो जब अपवेलिंग होगी नीचे से ठंडा पानी न्यूट्रिएंट वाला आएगा, तो यहाँ पे भी फिशिंग ग्राउंड बनेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ पैसिफिक जो करंट है, नॉर्थ पैसिफिक जो ड्रिफ्ट है, तो अलास्का तक जो फैली है, नीचे से अपवेलिंग होती है ठंडे पानी की, तो ये अपवेलिंग के कारण यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनते हैं। अगला अगर दोस्तों मैं बात करूँ नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करूँ, तो ये दोस्तों अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका में आप देखो हम्बोल्ट या पेरू करंट है, तो इसमें भी जो है नीचे से क्या होता है अपवेलिंग होती है ठंडे पानी की, और उस अपवेलिंग के कारण होता क्या है कि यहाँ पे भी अच्छे से फिशिंग ग्राउंड बनते हैं। याद रखिएगा जब एल नीनो आता है, अब जिनको एल नीनो नहीं पता है तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप 47 लेक्चर पे आओ, पिछले लेक्चर देख के आओ, एल नीनो में पढ़ा चुका हूँ। जब एल नीनो होता है तो ये फिशिंग ग्राउंड जो होता है, जो चिली और पेरू जो कोस्ट पे है, हम्बोल्ट करंट यहाँ पे जो है डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। एल नीनो नुकसान होता है, यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड खराब हो जाता है। ये जो हम्बोल्ट करंट है ना, नीचे से अपवेलिंग हो जाती है, ठंडा पानी आ जाता है न्यूट्रिएंट वाला, तो यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनते हैं। एल नीनो आने पे तबाह हो जाता है। तो ये आपको फिशिंग ग्राउंड वगैरह चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करेंगे एक्वाकल्चर के बारे में। एक्वाकल्चर क्या है? देखो चाइना सबसे ज़्यादा लीड करता है
ठीक है, फिश प्रोडक्शन में, चाहे वो फ्रेश वाटर हो चाहे मरीन प्रोडक्शन हो, तो चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, और लीडिंग प्रोड्यूसर जो फिश के हैं उनका नाम है चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, पेरू। उसके साथ ही क्या होता है कि कई लोग जो है ओपन वाटर फिशिंग भी करते हैं। ठीक है, इसको एक्वा कल्चर के माध्यम से किया जाता है। जिनको एक्वा कल्चर नहीं पता है तो एक्वा कल्चर पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो है हम ओपन वाटर फिशिंग करते हैं, ठीक है, और ये जानबूझ के हम जो है मछलियों को फंसने के लिए इस प्रकार से एक्वा कल्चर करते हैं। ठीक है, तो ये एक्वा कल्चर है। और इसमें क्या होता है कि एक्वा कल्चर में हम कमर्शियल राइजिंग करते हैं, किसकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, किसमें, फ्रेश, ब्रैकिस या मरीन वाटर एनवायरनमेंट में। अब फ्रेश वाटर क्या होता है, ब्रैकिस वाटर क्या होता है, मरीन वाटर क्या होता है, इसके बीच डिफरेंस मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो एक्वा कल्चर क्या है, एक्वा कल्चर राइजिंग है पानी में दो लोगों की, एक प्लांट एक एनिमल की। एक्वा कल्चर अगर पूरी दुनिया में अगर बात की जाए तो आज जो आधी मछलियाँ पूरी दुनिया की हैं खाई जाने वाली, उसका प्रोडक्शन एक्वा कल्चर से ही होता है। ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में स्पेशली चाइना मेजर सेंटर है एक्वा कल्चर का, इंडिया भी बन रहा है। जो मानसून एशिया होते हैं, जैसे मान लीजिए मानसून वाले जो इलाके होते हैं, जैसे इंडिया है, तो इंडिया कैसा है, मानसूनल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप बंगाल तरफ जाओगे तो वहाँ पे चावल भी होता है। मानसून देखो, वहीं पे जहाँ पे मानसून आएगा पानी बरसेगा, पानी बरसेगा तो पैडी होगा, पैडी होगा तो मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होगी। अरे कल ही तो बताया था ना, राइस इंटेंसिव मेथड, कल बताए थे ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, कल बताया था ना SRI मेथड। पिछले लेक्चर देख के आओगे, तुम्हारे खोपड़ी में नहीं पढ़ रहा है तो तुम्हारी गलती है। तो जब पैडी कल्टीवेशन होती है तो उसमें होता क्या है कि मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है। लेकिन दोस्तों एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो मानसूनल इलाके होते हैं, जैसे इंडिया हो गया मानसून वाला, तो इंडिया में राइस के साथ अगर आप इंटीग्रेटेड एक्वा कल्चर करते हो, इंटीग्रेटेड मतलब फिश का भी प्रोडक्शन करो, राइस का भी प्रोडक्शन करो, तो आपका जो नाइट्रस ऑक्साइड और जो मेथेन है पैडी कल्टीवेशन से, राइस कल्टीवेशन से, वो आपका जो है कम हो जाएगा। ये स्टडी के अनुसार पता किया गया है, रिसर्च के अनुसार। तो एक्वा कल्चर की अगर बात की जाए तो यूएस जो है एक्वा कल्चर अच्छे से करता है, वो जो है कमर्शियल प्रोडक्शन करता है किसका, कैट फिश का। ठीक है, तो वहाँ पे वो किस एनिमल, और देखो कितना रिडक्शन करेगा, जैसे मैंने क्या बताया कि राइस के साथ साथ मछली का भी पालन कर लो मानसूनल एरिया में, तो उससे क्या होगा कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन जो है पैडी कल्टीवेशन से जो उत्पन्न हो रही थी वो कम हो जाएगी। तो यूएस के, और ये कितनी कम होगी ये डिपेंड करता है कि आप किस एनिमल को एक्वा कल्चर में यूज कर रहे हो। जैसे यूएस की अगर बात की जाए तो यूएस जो है कैटफिश को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज करता है, कैटफिश। तो यूएस की जो नदियाँ हैं साउथर्न पार्ट स्टेट में, मिसिसिपी, लोसिनिया, अलाबामा, अरकानसास, ये नदियाँ हैं। फ्यूचर अगर फिश की अगर बात करी जाए तो ह्यूमन की डाइट में जो है फिश बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भविष्य में ब्राइट है। और डेवलपिंग कंट्री जो है प्रोड्यूस करती हैं ज़्यादा फिश अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए, ना कि जो है प्राइमरी एक्सपोर्ट के लिए। तो जैसे डेवलपिंग कंट्री हैं तो डेवलपिंग कंट्री मोस्टली फिश किस लिए प्रोड्यूस करती हैं, इसीलिए प्रोड्यूस करती हैं। जैसे भारत का एक आइलैंड है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, जिसका नाम है क्या, कच्छातीवू आइलैंड। तो कच्छातीवू आइलैंड को लेकर के विवाद रहता है फिशिंग को लेकर के। भारत के मछुआरे जाते हैं तमिलनाडु की कच्छातीवू आइलैंड पे। कच्छातीवू आइलैंड जो है इंदिरा गांधी सरकार में जो है श्रीलंका को हमने सौंप दिया था और हैंडल कर दिया था, उसको लेकर के विवाद रहता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, कच्छातीवू। तो कई बार मछुआरे हमारे पकड़ लिए जाते हैं उधर, ठीक है, फिर विवाद होता है। ये बात आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं दोस्तों फॉरेस्ट्री के बारे में। किसके बारे में, फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री आपको पता है कि फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने क्या बताया, फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके पीछे रीजन है, कई सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। ये दोस्तों टिक इसमें इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका था, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो फॉरेस्ट्री दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है आज के वर्ल्ड में अगर बात की जाए। इनसे हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं फ्यूल के तौर पे, जैसे कुकिंग के लिए। अरे आप गांव इलाके में देखिए, पहले जंगल की लकड़ी को काट के ही तो यूज किया जाता था। इंडस्ट्रियल पर्पज़ में भी यूज होता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए वहाँ पे बहुत सारी लकड़ी मिलती है, फिर उससे फर्नीचर बनते हैं और कई यूज होते हैं, कॉस्मेटिक में, मेडिसिन में। तो फॉरेस्ट एक ह्यूज सोर्स है इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए और फ्यूल के तौर पे काम करते हैं फॉरेस्ट। तो कमर्शियल फॉरेस्ट जो है आज हमारे दुनिया में जो है देखने को मिलते हैं कमर्शियल फॉरेस्ट। जैसे सबसे पहले बात कर लीजिए बोरियल की। बोरियल मतलब टैगा फॉरेस्ट। बोरियल या टैगा फॉरेस्ट किसको कहते हैं, तो बोरियल या टैगा फॉरेस्ट उसको कहते हैं
टैगा फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट, जो आपने देखे होंगे कि ये साउथर्न हेमिस्फीयर नहीं, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में सबसे नॉर्थर्न पार्ट नहीं होता है। सबसे पहले आता है टैगा, टैगा के ऊपर आता है टुंड्रा, टुंड्रा इज द सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एनी फॉरेस्ट्री एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो है, जो टैगा फॉरेस्ट है, तो ये जो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एग्जैक्ट नॉर्थर्न के जस्ट नीचे पड़ता है टैगा, और ये टैगा फॉरेस्ट होता है। इसकी जो लकड़ी होती है एकदम साफ़ सुथरी होती है, प्योर वुड होता है, और इसकी लकड़ी को जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये मैप पे देख लीजिए, तो बिल्कुल नॉर्थर्न नहीं है, नॉर्थर्न से थोड़ा सा नीचे। तो ये टैगा कल्ट होता है, टैगा को बोरियल भी कहते हैं, और ये हायर एल्टीट्यूड में पाया जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ पे सॉफ्ट वुड होती है, ठीक है, और ये प्योर स्टैंड होते हैं। जब देखो सॉफ्ट वुड होती है, ज़्यादा इसमें लफड़ा होता नहीं, ठीक है, ज़्यादा सॉफ्ट वुड होती है। जब ये पेड़ कैसे होंगे, सॉफ्ट वुड होंगे, प्योर स्टैंड होंगे, तो इजीली इनका ट्रांसपोर्टेशन और जो है कमर्शियल एक्सपेंशन हो सकेगा टिम्बर इम्बर का। और इस एरिया में कुछ आपको लंबे लंबे भी ट्री मिलेंगे, जैसे फिर का हो गया, पाइन के फॉरेस्ट हो गए, ये आपको नॉर्थर्न कैलिफोर्निया मिलते हैं, फिर और पाइन। चाहे फिर की बात कर लो, चाहे पाइन की बात कर लो, ठीक है। तो ये फिर और पाइन के जो है पौधे यहाँ पे लंबे लंबे मिलते हैं, फिर और पाइन के। तो ये नॉर्थर्न कैलिफोर्निया मिलते हैं। जो जायंट रेड वुड उनसे निकाला जाता है, जायंट रेड वुड सिक्वेस उससे निकाला जाता है, और इनकी हाइट होती है 100 मीटर तक, और डायमीटर होता है इनका 6 मीटर तक। फॉरेस्ट रिसोर्स अगर मिड लेटीट्यूड की अगर हम बात करें, तो वहाँ से हमें मिलते हैं ओक। मिड लेटीट्यूड कहाँ पे बात कर रहा हूँ, मिड लेटीट्यूड में आपको कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओक, चेस्टनट, हिकोरी, मैपल, बिर्च, बीच। एक बार इनको आप गूगल पे इमेज देख लीजिएगा, होमवर्क है आपका। सेकंड फॉरेस्ट बेल्ट जो इक्वेटोरियल रीजन में मिलती है। इक्वेटोरियल रीजन की दोस्तों खास बात यह है कि साउथ अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका उसमें आते हैं, और ये बहुत ही घने होते हैं, और यहाँ पे जो है घने होने के कारण, बहुत ही डेंस होने के कारण इनको क्लियर करना पड़ता है, और इनको बहुत डिफिकल्ट होता है इनकी हार्डवुड को निकालना, क्योंकि डेंस हार्डवुड ट्री होते हैं। इनकी कमर्शियल फॉरेस्ट्री बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि बहुत ही घने होते हैं, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं बहुत घनी होती हैं। और जो अमेजन बेसिन है, वो आपको पता है कि लार्जेस्ट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इनको हम अमेजन बेसिन को जो है सेल्वास भी कहते हैं। मेजर कमर्शियल जो फॉरेस्ट्री है वो कहाँ पे होती है, तो फॉरेस्ट्री जो कमर्शियल रूप में ये यूएस में होती है, रसिया में होती है, कनाडा में होती है, चिली में होती है, न्यूजीलैंड में होती है, और साउथ ईस्ट एशिया के जो पार्ट हो वहाँ पे भी होती है कमर्शियल फॉरेस्ट्री। यूएस, चाइना, रसिया और कनाडा की अगर बात की जाए, तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडस्ट्रियल राउंडवुड के, यानी कि इंडस्ट्रियल रूप से जो वुड यूज होती है उसके जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया की बात की जाए तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर है फ्यूल वुड का, और इंडिया के बाद आता है ब्राज़ील और चाइना। जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड है वुड और टिम्बर की, वो होती है हाईली डेवलप्ड कंट्री में, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड होती है, चाहे वुड की हो चाहे टिम्बर की हो, वो कहाँ होती है, हाईली डेवलप्ड कंट्री में। 5 नेशन 85% इम्पोर्ट करते हैं रफ वुड का, यानी कि दुनिया की जितनी भी रॉ मटेरियल है वुड का, जो रफ वुड है उसका इंपोर्ट जो है 5 कंट्री मात्र करते हैं, 85% इंपोर्ट करते हैं, 85% इंपोर्ट। उनके नाम है जापान, वहाँ के घर आपने देखे होंगे तो लकड़ी बने होते हैं, और साउथ कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इनके नाम है, ये इंपोर्ट बहुत ज़्यादा लकड़ी करते हैं। उसके बाद सिर्फ फॉरेस्ट से हमें मेजर जो चीज़ें मिलती हैं वो तो आपको पता ही है कि टिम्बर मिलता है, लेकिन फॉरेस्ट से हमें और भी कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिलते हैं, जिनसे हमारी लिवलीहुड और इंडस्ट्रियाँ चल पाती हैं, जिनके नाम है फ्यूल वुड, बैम्बू ट्री, केन, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट, रेजिन, गम्स, लेटेक्स, रबड़ जो निकाली जाती है पेड़ों से, और ऑयल्स यानी कि तेल, फाइबर, डाई, टैनिन। दीज आर जो है ये जो है कहाँ से मिलती हैं, तो ये जो आपको मिलती हैं इन्हीं फ्यूल वुड से, इन्हीं लकड़ियों से मिलती हैं। तो ये माइनर जो है प्रोडक्ट हैं फॉरेस्ट्री के जो यहाँ से निकाले जाते हैं। साथ ही में हमें फ्रूट भी मिलते हैं, नट भी मिलते हैं, मशरूम भी मिलती है, हनी भी मिलता है। जैसे आप सुंदरबन तरफ जाइए तो सुंदरबन में जो आपको हनी मिलता है, ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। स्पाइसेस, मसाले मिलते हैं। फॉरेस्ट्री की अगर बात की जाए तो फॉरेस्ट्री से हमें बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो हमारी दवाएं बनाने में, मेडिसिन बनाने में यूज किए जाते हैं, ठीक है, जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं। कॉस्मेटिक चीज़ें, जो सजावट की चीज़ें होती हैं, वो भी हमें मिलती हैं। हैंडीक्राफ्ट वगैरह, जो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हैंडीक्राफ्ट तो बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा साउथ में कई सारी ऐसी हैंडीक्राफ्ट हैं जो डिपेंड हैं इसी पे, पेड़ों पे ऊपर।
और बहुत से ट्राइबल जो लोकल कम्युनिटी होती है वो फॉरेस्ट्री के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। मेजर एक्सपोर्टर अगर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की बात की जाए पूरी वर्ल्ड में तो उनके नाम है कनाडा, यूएस, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, रसिया। तो दीज आर द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। साथ ही में अगर बात किया जाए तो इकोनॉमिक गुड के अलावा फॉरेस्ट हमारे लिए इकोलॉजिकल सर्विस का भी काम करते हैं, पर्यावरणीय सेवाएं भी देते हैं। जैसे एक तो कार्बन को जो है सोख लेते हैं, ये तो सबको ही पता है। दूसरी चीज़, ये सॉइल कंजर्वेशन का भी काम करते हैं। जहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं वहाँ पे मिट्टी में कटाव हो जाता है, क्योंकि मिट्टी जो है, पेड़ जो मिट्टी होती है वो पेड़ बांध के रखते हैं, तो पेड़ बहुत ज़रूरी है। एक तो पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे, दूसरी चीज़ सॉइल को जो है मजबूती से बांधे रहेंगे, तो जिससे सॉइल इरोजन कटाव नहीं होगा, क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं और वाटर सेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दीज आर द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग्स दैट फॉरेस्ट डिलीवर अराउंड द वर्ल्ड एंड दे ऑफर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट थिंग की बात की जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और पर्माकल्चर में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग और पर्माकल्चर में क्या डिफरेंस है। देखो ये तीनों जो डिफरेंस हैं उनकी फिलॉसफी को लेकर के हैं। फिलॉसफी इन द सेंस, फिलॉसफी की मतलब बात किया जाए तो कितना इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का डिग्री है, डिग्री ऑफ इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि कितना इंसान जो है इसमें हस्तक्षेप कर रहा है, इंटरवेंशन कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है। इस आधार पे हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, पर्माकल्चर में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात की जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक प्रकार की ऐसी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जिसमें हम अवॉइड करते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। जैसे आज हमारे देश में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत से किसान जो है करने लगे हैं, उसके पीछे रीज़न ये है कि आज हमारे जो फल सब्जियां या जितने भी आते हैं उसमें जहर मिला हुआ है, दुनिया की जो है केमिकल्स डाले जाते हैं। तो आज ऑल ओवर द वर्ल्ड डिमांड है ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीपल आर वेरी हाईली वल्नरेबल है, ठीक है। तो उससे जो है उनको कैंसर जैसी बीमारियां और तमाम तरीके की खतरनाक बीमारियां आज जो जन्म ले रही हैं, उसके पीछे कारण है कि आज का खाना अशुद्ध है, उसमें इतने केमिकल पड़े होते हैं। तो इसको बचाने के लिए तरीका है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी महंगे भी जाते हैं, क्योंकि उनको किसी प्रकार से केमिकली प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपके शरीर के लिए, हेल्थ के लिए काफ़ी जरूर अच्छा होता है। और तो इनकी बहुत डिमांड है, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है इनकी बहुत डिमांड है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंज क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जब आप करते हो तो आपका प्रोडक्शन उतना नहीं होता है, पिछले अगले 3 साल तक तो जो है प्रोडक्शन उतना होएगा नहीं। दूसरी चीज़, सीड्स जो है उसके लिए अच्छे क्वालिटी के हमें चाहिए होते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है, ये मैं सारी बातें आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसमें हम अवॉइड क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे, और हम सिर्फ अप्रूव जो होते हैं ऑर्गेनिक इनपुट जैसे कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, इन्हीं का यूज करेंगे। और फोकस करेंगे कि सॉइल हेल्थ मेंटेन रहे, क्रॉप जो है रोटेट होती रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसके जो सर्टिफिकेट होता है वो देता है कौन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, इसका नाम है IFOAM। ये जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट देता है। ऑब्जेक्टिव टोटल रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग का सस्टेनेबल प्रोडक्शन है, ताकि मिनिमाइज किया जा सके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को। क्योंकि आज देख रहे हो तो देखो, जब आप पेस्टिसाइड दुनिया की चीज़ें डालते हो सिर्फ एनवायरमेंट खराब नहीं होता है, आप देखिए ना कितनी गंदगी करते हो। जैसे आपने पेस्टिसाइड डाला तो पहले तो मिट्टी खराब हुई, ठीक है, मिट्टी डिग्रेड हुई, मिट्टी की क्वालिटी खराब हो रही है, दिन पर दिन खराब होती जा रही है। दूसरी चीज़, जब उसमें आप पानी लगाते हो तो जो मिट्टी है, मिट्टी में पानी लगता है तो पानी गंदा हो जाता है, वो पानी जहाँ पहुँचता है वो एकदम जहर है, ठीक है, वो जहर बना के तुम भेज रहे हो उसमें पानी को। तीसरी चीज़, फिर जब उसमें प्रोडक्शन होता है, जब वो फसलें पैदा होती हैं, जब उसको खाते हो फिर तुम्हें बीमारी लगती हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे। जब लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो फिर वो काम कर पाएंगे, और जब काम कर पाएंगे तो पैसा आएगा तो देश की GDP बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली जो है वो हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ दिस कंट्री, एंड ये चीज़ याद रखिएगा। अगली बात है, अगला टर्म है जिसका नाम है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग क्या होती है? तो नेचुरल फार्मिंग जो है, इसके 2 लोग हैं, एक तो फुकोका है। फुकोका ने कहा था कि डू नथिंग अप्रोच। डू नथिंग अप्रोच का मतलब ऐसे ही छोड़ दो, मतलब जो होगा हो जाएगा, ऐसे ही छोड़ दो, कुछ करना नहीं है। डू नथिंग अप्रोच। फुकोका की अप्रोच क्या है? उसको कहते हैं डू नथिंग अप्रोच। मिनिमलिस्ट फिलॉसफी है जिसमें किसी प्रकार से टिलेज आप नहीं करते हो, ना प्रिपेयर करते हो कंपोस्ट को, मिनिमल वीडिंग करते हो, अब मिनिमल जो है इंटरवेंशन करते हो, ऐसे ही बना रहने दो, जैसी है उसी सब सही है, जो हो जाएगा ठीक है।
यानी कि नेचर को अपना काम करने दो, तुम उसमें इंटरवेंशन अपनी ना करो। इसको कहते हैं डू नथिंग अप्रोच ऑफ फुकोका। भारत के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में एक पलेकर नाम के व्यक्ति हुए थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम मतलब ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे छोड़ने में पता चला कई सारे बवाल, थोड़ा सा इंटरवेंशन कर दो। जैसे इन्होंने कहा कि सिंथेटिक जो केमिकल हैं वो तो बिल्कुल यूज नहीं होंगे, लेकिन क्या करना है, तुम्हें प्रमोट करना है ऑन फार्म लो कास्ट बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस। मतलब थोड़ा सा फार्म को प्रिपेयर कर लो, ऐसा ना छोड़ो कि ऐसे छोड़ दो। मल्चिंग कर लो, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है अपना लो, सॉइल को हेल्दी बना के रखो, इनपुट कास्ट को घटा दो। देखो यहाँ पे दो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और चाहे नेचुरल फार्मिंग, दोनों का फोकस यही है कि इनपुट कास्ट को हमें घटाना है, परचेज जो इनपुट करते हो ना उसको हमें घटाना है, दोनों का फोकस है। परमा कल्चर की अगर बात की जाए तो ये बिल मॉलिसन और डेविड होमग्रीन का एक कॉन्सेप्ट है परमा कल्चर। तो परमा कल्चर में जो है हम क्या करते हैं, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि हम सब कुछ मिला देते हैं, मतलब इसमें जो है कल्टीवेशन तो मिलाएंगे ही, वाटर सिस्टम को भी मिला लेंगे, लोकल कम्युनिटी को भी मिला लेंगे। तो एक अच्छा खासा जो है एक तरीका है परमा कल्चर जिसको हम कहते हैं। ये एक अच्छा होलिस्टिक कवरेज है परमा कल्चर। इसमें क्या होता है, हम उसमें पूरा लैंडस्केप ही बिछा देते हैं, मतलब पूरा तैयार कर देते हैं वातावरण। ठीक है, परमा कल्चर। तो देखिए परमा कल्चर में आपको क्या मिल रहा है, ये परमा कल्चर है। यहाँ पे देखो लोग भी रह रहे हैं, ठीक है। ये देखो सब देखो उगाया भी गया है, पानी भी यहीं कहीं होगा। तो ये जो है परमा कल्चर के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो घर भी होता है यहाँ पे, ठीक है। इसे जो है लोग उगाते हैं। तो परमा कल्चर जो है एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें क्या होता है कि हर चीज़ हम वहीं पे कर देते हैं। वाटर भी वहीं होगा, कल्टीवेशन भी वहीं होगा, ह्यूमन सेटलमेंट भी वहीं होगा, एनर्जी यूज भी वहीं होगा। तो दीज आर कंबाइन जो है एक ही जगह पर कर दिए जाते हैं, इसको हम कहते हैं परमा कल्चर। ठीक है, आ जाओ मुद्दे पे। तो परमा कल्चर की अगर बात की जाए तो एक फार्मिंग मेथड है बिल मॉलिसन और डेविड होमग्रीन के द्वारा। ये नेचुरल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, मिमिक करती है नेचुरल इकोसिस्टम। ये इंटीग्रेट करती है एग्रीकल्चर को, वाटर सिस्टम को, एनर्जी यूज को, ह्यूमन सेटलमेंट को एक सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम में। और इसके प्रिंसिपल कुछ ऐसे हैं, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, क्लोज न्यूट्रिएंट साइकिल होना चाहिए और मल्टी लेयर क्रॉपिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो परमा कल्चर की अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये एक प्रकार से डिजाइन किस लिए किया गया है, हॉलिस्टिक इकोलॉजिकल डिजाइन है परमा कल्चर। ठीक है। जहाँ पे ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग का फोकस था, लो इनपुट सेल्फ रिलायंट कल्टीवेशन पे, वहीं परमा कल्चर का फोकस है हॉलिस्टिक इकोलॉजिकल डिजाइन पे। अब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल टर्मिनोलॉजी, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इकोनॉमिक सर्वे या कोई रिपोर्ट पढ़ोगे तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। पहली टर्मिनोलॉजी है नेट सोन एरिया। ये क्या होता है नेट सोन एरिया? दोस्तों जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ वो सब जो है मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख लिया कीजिए, ओसवाल बुक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर आपको लिंक मिल जाएगा। दो ही बुक से मैं ये पढ़ा रहा हूँ पूरा कोर्स ज्योग्राफी का। एक तो ये वाली बुक है, नीचे दो लगी होंगी, ठीक है, उनको देख लीजिएगा। एक तो ओसवाल बुक्स है और दूसरी मैंने प्रोडक्ट में टैग कर दी होगी, माजिद हुसैन वाली। तो नेट सोन एरिया की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, ये टर्म का मतलब क्या होता है? नेट सोन एरिया का मतलब ये होता है कि कितना टोटल फिजिकल एरिया लैंड जो है हमने बोया है साल में, लगभग एक बार, साल में एक बार हमने टोटल कितना फिजिकल एरिया कवर किया है, कितना बोया हुआ है एक बार साल में। ग्रॉस सोन एरिया क्या होता है? ग्रॉस सोन एरिया रिपीटेशन को शामिल कर लेता है। एक साल में आपने कितनी फसलों को जो है और कितने एरिया में जो है ग्रो किया है, बोया है, इसको कहते हैं ग्रॉस सोन एरिया।
कितनी बार साल में, एक साल में कितनी बार, और कितना एरिया ये काउंट किया जाता है, इसको हम कहते हैं ग्रॉस सोन एरिया। और जब हमें इंटेंसिटी निकालनी होती है, एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी, यानी क्रॉप की इंटेंसिटी कितनी है खेत की, तो सीधी सी बात है कि कितनी आपकी इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, कितनी मल्टीपल टाइम आपने जो है एक साल में फसलों को उत्पादन किया है। कैसे पता करेंगे, तो ये पता किया जाता है कि कितने खेत नेट सोन एरिया कर रहे हैं एक बार, और कितने खेत टोटल ग्रॉस सोन एरिया कर रहे हैं। जब इनका हम रेशियो निकाल देते हैं, हमें पता चल जाता है कि एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी कितनी है, यानी कि मल्टीपल टाइम्स एक साल में कितनी बार जो है लैंड यूज की जा रही है, ठीक है, कितना परसेंट, ये हमें पता चल जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। एग्रीकल्चर कैपेसिटी क्या होती है, तो एग्रीकल्चर कैपेसिटी दोस्तों होती है किसी लैंड और रिसोर्स की पोटेंशियल एबिलिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को सपोर्ट करने की। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो पर यूनिट एरिया जो लैंड है एग्रीकल्चर का, ठीक है, उससे कितना जो है प्रोडक्टिविटी हो सकती है, मतलब उससे कितना प्रोडक्शन हो सकता है, इसी को हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। अब हम कुछ शब्द को देख लेते हैं, कुछ वर्ड हैं उनको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला वर्ड हमारे सामने, आपके सामने स्क्रीन पे पूरे 5 रुपए के लिए ये रहा, एग्रो फॉरेस्ट्री। ये क्या होती है एग्रो फॉरेस्ट्री, तो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि हम ट्री और श्रब को मिला देते हैं, ट्री और श्रब को क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो जहाँ पे ट्री और श्रब एक साथ देखने को मिले तो उसको हम कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ये आप देख रहे हो विनोद, यहाँ पे देखो ट्री भी है और श्रब भी है, नीचे देख रहे हो ट्री भी है श्रब भी है, इसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है, इसका दोस्तों ध्यान होता है रिस्टोरेशन पर, सॉइल हेल्थ और इकोसिस्टम को। कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर क्या होता है, कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे हम किसी प्रकार से नुकसान पूरा तो नहीं खत्म कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि कंजर्वेटिव अप्रोच यही होती है कि हम एग्रीकल्चर में मिनिमम सस्टेनेबल तरीके से जो हम करें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और नुकसान कम से कम हो, पूरा तो खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। हाइड्रोपोनिक क्या मेथड होती है, हाइड्रोपोनिक में क्या होता है कि हम सॉइल की हेल्थ के बगैर जो है हम पेड़ों को उगा देते हैं, पौधों को उगा देते हैं। ये देख रहे हो पानी में उगा दिया, तो इसमें सॉइल की मदद नहीं ली जाती है, इसको हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक। एक्वापोनिक किसको कहते हैं, तो एक्वापोनिक कहते हैं जब हम इसी में मछली डाल देते हैं, फिश। तो ये दोस्तों ये अगर आप देख रहे हो ना, ये एक्वापोनिक है, जिसमें आप देख रहे हो कि न्यूट्रिएंट कौन दे रहा है, मछलियों से हम न्यूट्रिएंट निकाल रहे हैं, ऊपर जो है न्यूट्रिएंट किसको सप्लाई कर रहे हैं, पौधों को, तो इसको हम एक्वापोनिक कहते हैं। फिर होता है एक एरोपोनिक। एरोपोनिक में क्या होता है, इसमें हम न्यूट्रिएंट हवा में देते हैं, मॉइस्चर के माध्यम से, सॉइल के माध्यम से, तो ये एरोपोनिक है। ये कैसी है, एरोपोनिक, हवा में ही जो है पौधे ग्रो कर रहे हैं, एरोपोनिक। नेक्स्ट है दोस्तों वर्टिकल फार्मिंग, तो ये इंडोर में होती है वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल फार्मिंग है, ठीक है। तो ये वर्टिकल फार्मिंग आपने कई बार देखा होगा, ट्रे जैसी लगा दी जाती है, एक के ऊपर जो है ऐसे किया जाता है, कितना बेहतरीन ग्रीन एनवायरनमेंट रहता होगा, फसलें भी पैदा हो रही हैं, बढ़िया हरा भरा, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। प्रीसीजन फार्मिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रीसीजन फार्मिंग का मतलब होता है, अगर आप 2025 का मेंस का क्वेश्चन देखोगे ना, तो जीपीएस से पूछा गया है, ठीक है। तो प्रीसीजन फार्मिंग क्या करते हैं, प्रीसीजन फार्मिंग में क्या होता है कि हम जीपीएस का यूज करते हैं मॉनिटर करने के लिए हेल्थ को, सॉइल की, और पूरी ट्रैक करने को, फार्म लेवल को, ठीक है। तो इसको हम प्रीसीजन फार्मिंग कहते हैं। जैसे ऊंची नीची नहीं ज़मीन हो जाती है, तो लेवल करने के लिए ये सब यूज किया जाता है, इसको हम प्रीसीजन फार्मिंग कहते हैं, जहाँ पे सब मॉनिटर किया जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जीपीएस और आईओटी डिवाइसेस। जीपीएस क्या होता है कि वो जो है लोकेशन को देख लेता है, ठीक है, कहाँ पे है ड्रोन, कहाँ पे नहीं है। आईओटी क्या होती है, डिवाइसेस होती हैं जो सेंस कर लेती हैं कि क्या चीज़ें उसमें हो रही हैं। स्मार्ट फार्मिंग क्या होती है, तो ये एक इंटीग्रेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें जो हम एआई, ड्रोन, सेंसर
को लगा देते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की जानकारी हमारी स्क्रीन पे कंप्यूटर में मिलती रहती है। क्या ज़माना है, लेकिन है नहीं यहाँ पे कुछ। क्रॉप रोटेशन क्या होती है? क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि फसलों को बदलते रहो, एक ही फसल बार बार करोगे तो मट्टी बेकार हो जाएगी। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि हम एक ही जगह पे दो दो फसलें उत्पादन कर देते हैं, एक फसल एक क्रॉप साथ ही में दूसरी क्रॉप, ताकि पेस्ट मैनेजमेंट को हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। कवर क्रॉपिंग क्या होती है? कवर क्रॉपिंग का मतलब होता है कि हम स्पेसिफिक क्रॉप जैसे मस्टर्ड, क्लोवर, रेडिस को ग्रो करते हैं ताकि प्रोटेक्ट और इनरिच कर पाएँ सॉइल को ऑफ सीजन में। तो ऑफ सीजन में सॉइल को इनरिच करने के लिए हम ग्रो करते हैं इस क्रॉप को, इसको हम कवर क्रॉपिंग कहते हैं। अगला है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर क्या है? तो फॉरेस्ट प्लांटेशन को टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए जो है मैनेज करना सिल्वी कल्चर कहलाता है। विटीकल्चर क्या होता है? तो ग्रेप जो वाइन होती है ना, या वाइन प्रोडक्शन, उसको हम विटीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? तो जो बी कीपिंग होती है, मधुमक्खी पालन, उसको हम एपीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है? तो सिल्क बम जो होते हैं उनकी रेयरिंग को हम सिल्क प्रोडक्शन जो रिलेटेड होता है उसको सेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ये तो कल ही पढ़ाया था। फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर जहाँ पे जो है, और ऑर्नामेंटल जहाँ प्लांट आ जाए, कल्टीवेशन, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? तो जहाँ पे कल्टीवेशन फ्लावर का हो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का हो, तो उसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होती है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है जो डिजाइन की जाती है एनहांस करने के लिए प्रोडक्टिविटी किसकी? रेजिलियंस और रिड्यूस एमिशन की सामर्थ्य उनके पास आ पाए, स्ट्रेंथ हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, रेजिलियंस हो और रिड्यूस कर पाए एमिशन को, इसको क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कहते हैं। बायो फार्मिंग का मतलब होता है यूटिलाइजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के लिए किसको यूटिलाइज करना? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और एनिमल, जीनोम एडिटेड, तो इसको हम बायो फार्मिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका हो गया। अब थोड़ा एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी में भी यही चैप्टर है एग्रीकल्चर वाला, तो नई बातें जो होंगी मैं आपको बता दूंगा। तो एग्रीकल्चर का थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। ठीक है। दोस्तों अगर हम सेक्टर की बात करें, दुनिया में सेक्टर कई टाइप के होते हैं। जैसे पहली होती है प्राइमरी एक्टिविटी। इकोनॉमिक सेक्टर कई टाइप्स के होते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। ठीक है, कई सारे सेक्टर होते हैं। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। पहली होती है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब जहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी उनको कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये एग्जाम्पल किसके हैं? प्राइमरी एक्टिविटी, जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है। सेकेंडरी एक्टिविटी किसको कहते हैं? जहाँ पे रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी को हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, जैसे लोहा मान लो निकाला माइनिंग से, प्राइमरी एक्टिविटी में। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग में क्या किया हमने? लोहे से जो है स्टील बना दी। अब जैसे मान लो आटा था, तो आटा जो है जब आपने गेहूँ तोड़ा, गेहूँ वगैरह, वीट वगैरह, तो वहाँ पे जो है प्राइमरी एक्टिविटी थी। जब उसको आपने प्रोसेस करके ब्रेड बना दी, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी मीन्स वो इंडस्ट्री जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो प्रोसेस किया जाता है। जैसे क्लॉथ का जो है बनाना, पहले तो आपने सिल्क निकाल लिया, फिर उसको क्लॉथ बना दिया, तो सेकेंडरी एक्टिविटी। तो बेटा कुछ पल्ले पड़ रही सेकेंडरी एक्टिविटी। अब हम बात करते हैं टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी एक्टिविटी भैया क्या होती है? तो टर्सरी एक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो टर्सरी एक्टिविटी में क्या होता है? कहाँ गए प्रभु? टर्सरी एक्टिविटी में क्या होता है कि आपने देखो प्राइमरी एक्टिविटी में रॉ मटेरियल निकाला, सेकेंडरी एक्टिविटी में आपने क्या किया? उसको प्रोसेस कर दिया। टर्सरी एक्टिविटी में क्या होता है? उसको बेचने की बारी है तो आपको सर्विस देनी पड़ेगी, सेल्समैन लगाने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, बैंकिंग करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तो टर्सरी एक्टिविटी। जो सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, चूंकि वो फैक्ट्री का काम होता है, इसलिए सेकेंडरी एक्टिविटी में को हम ब्लू कलर लोग भी कहते हैं। ब्लू कलर। टर्सरी वाले जो है चूँकि ऑफिस में बैठते हैं, सर्विस देते हैं, तो उसको हम कहते हैं वाइट कलर। ठीक है। एग्रीकल्चर भी इसी प्रकार से एक जो है एक्टिविटी है। ठीक है, जहाँ पे सॉइल को जो है कल्टीवेट किया जाता है। सॉइल एंड कल्चर मीनिंग सॉइल कल्टीवेशन। लैटिन वर्ड जो है एगर या एग्री से बना हुआ है।
एग्रीकल्चर, जिसका मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो ये साइंस एंड आर्ट है कल्टीवेशन की, सॉइल को, क्रॉप को राइज करने की और लाइव स्टॉक को रियर करने की। तो एग्रीकल्चर को जो हम फार्मिंग भी कहते हैं। और जिस क्रॉप को किसी लैंड पे जब ग्रो किया जाता है, तो जिस लैंड पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसको हम कहते हैं एरेबल लैंड। ठीक है, तो 50% वर्ल्ड की जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही लगे हुए हैं, वर्ल्ड के 50% लोग। और इंडिया का 2/3 जो हिस्सा है वो इंडिया का पॉपुलेशन जो है किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। सेरीकल्चर की बात की जाए तो सेरीकल्चर जो है ऑलरेडी बता चुका है। पिसीकल्चर देखो, पिसीकल्चर जो है ब्रीडिंग होती है फिश की स्पेशल कंस्ट्रक्ट टैंक या पॉन्ड में। ठीक है, तो पिसीकल्चर आपको पता चल गया। इनपुट्स क्या होते हैं, जैसे अभी आपको इनपुट की बात चल रही थी, तो इनपुट दोस्तों सीड्स होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, मशीनरी होती है, लेबर होता है, जिसको इनपुट कह देते हैं। प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस में काम आते हैं आपके प्लकिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये प्रोसेस है। आउटपुट में आपको क्या मिलता है, तो आउटपुट में आपको क्रॉप्स मिलती हैं, वूल मिलती है, डेयरी मिलता है प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें नेचुरल पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है केमिकल पेस्टिसाइड की तुलना में। कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता है ताकि इंक्रीज हो सके यील्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग में। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपको कल बता चुका हूँ, जहाँ पे लोग जो है जितना प्रोड्यूस करते हैं उतना ही वो खा लेते हैं और जीवन यापन ऐसे करते हैं, जिसको हम सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जो है तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहाँ पे होता है, ये होता है इंडिया में से, जो इंडिया में जैसे मानसून वाला है, तो यहाँ पे क्या होता है पूरे परिवार जो इसी में लगा रहता है, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे वो फसल जो है उत्पादन जो करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं वो अपना खाते हैं, प्लस जो है थोड़ा बहुत बचता है वो मार्केट में बेच आते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब होता है झूम कल्टीवेशन या शिफ्ट कल्टीवेशन, जो कि मैंने कल भी आपको बताई थी, जिसमें क्या होता है कि लोग एक जगह पे फसल को करते हैं, क्रॉप को करते हैं, उसको फिर जो है छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, इसके बहुत सारे नाम हैं। समझ गए, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसको कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि एक जगह करने के बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो ये जो है बहुत जो थिकली फॉरेस्टेड एरिया होते हैं, हैवी रेनफॉल वाले, जहाँ पे वेजिटेशन बहुत जल्दी जनरेट हो जाती है, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता है। और पेड़ों को काटा जाता है ताकि दूसरी जगह जा सकें। जो ऐश होती है, राख होती है, उसको सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है। क्या होता है कि वो आग लगा कर चले जाते हैं, जैसे मान लो फसल हो गई, जो बचा उसको आग लगाई, चले गए दूसरी जगह पे, थोड़े दिन बाद वो आस होती है, ऐश जो होती है, राख होती है, वो ज़मीन में मिल जाती है मिट्टी से। इसीलिए इसको जो है हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। तो ये अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, जो साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट एशिया इंडिया हो गया, यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। डिफरेंट नेम है इसके पूरी दुनिया में, जैसे झूमिंग कहते हैं इसको, झूम कल्टीवेशन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा कहते हैं मैक्सिको में, रोका कहते हैं ब्राज़ील में, लदांग कहते हैं मलेशिया में। तो नोमैडिक हर्डिंग आप देख लीजिए। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब जो लोग घूम घूम करके जो है चराते हैं। ठीक है, तो सेमी एरिड और एरिड रीजन जैसे हो गए, वहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग मिलती है। नोमैडिक मतलब घुमक्कड़, सहारा में, सेंट्रल एशिया में और कुछ पार्ट इंडिया के भी, जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर में नोमैडिक हर्डिंग, घुमक्कड़। तो हर्ट्समैन जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जो है एनिमल को फॉडर या वाटर के लिए जो है चराने के लिए जाते हैं। ठीक है,
कमर्शियल फार्मिंग की मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, जहाँ पे कमर्शियल रूप से किसी प्लांट या एनिमल को उगाया जाता है और उसको सेल किया जाता है मार्केट में। कमर्शियल फार्मिंग तो आपने समझ ली, जिसमें मशीनों से ही मोस्टली काम होता है। और एनिमल जो है, कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स जो है और एनिमल जो है वो सिर्फ इसलिए ग्रोथ किए जाते हैं ताकि मार्केट में सेल कर सकें। और कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। मोस्ट ऑफ द वर्क जो है मशीन से हो रहा होता है कमर्शियल फार्मिंग में। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है? ग्रेन, अनाज को उत्पन्न करना। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है कमर्शियल पर्पज़ के लिए होती है, जैसे वीट, मेज। और ये कहाँ होती है? तो ये होती है टेम्परेट ग्रासलैंड में, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में। जिनको ग्रासलैंड नहीं पता है तो भैया हम सब पढ़ा चुके हैं। ये 47 लेक्चर है। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है कि लैंड यूज की जाती है फूड के लिए, फॉडर क्रॉप के लिए, और लाइव स्टॉक को रेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये मिक्स फार्मिंग होती है। यूरोप में होती है, ईस्टर्न यूएस में होती है, अर्जेंटीना में होती है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में होती है, न्यूजीलैंड में होती है, साउथ अफ्रीका में होती है। प्लांटेशन के बारे में कल मैंने आपको ज्ञान दिया ही था, अफ्रीका को लेकर के। कमर्शियल फार्मिंग है ये प्लांटेशन, ठीक है। यहाँ पे सिंगल क्रॉप होती है, जैसे सिटी हो गई, कॉफ़ी हो गई, शुगर केन, कैस्यू, रबड़, बनाना, काटन, ठीक है। लेबर और कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। ट्रॉपिकल रीजन में जो है प्लांटेशन आपको मिलेगा, जैसे रबड़ मलेशिया में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी जो है इंडोनेशिया में, श्रीलंका जो है, ऐसे। अब दोस्तों कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, उनको आप देख लीजिए। जैसे राइस की बात की जाए तो राइस जो है वो डाइट किसकी है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में बहुत बड़ी डाइट है राइस। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, रेनफॉल चाहिए होती है, एलुवियल क्ले सॉइल चाहिए होती है, पानी जो है रिटेन कर सकता है, एलुवियल क्ले सॉइल। चाइना लीड करता है राइस में, शायद अभी इंडिया ने ओवरटेक कर दिया, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में राइस होता है। वीट की बात की जाए तो इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल जो है सिर्फ ग्रोइंग सीजन में चाहिए होती है, ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है टाइम, हार्वेस्ट टाइम के समय, ठीक है। तो वेल ड्रेन्ड ग्लूमी सॉइल चाहिए होती है। और ये कहाँ ग्रो होती है? तो जो वीट होता है, वीट का मतलब हुआ जो गेहूँ है, गेहूँ ग्रो होता है आपका यूएस, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में। और इंडिया में जो है आपको पता है सर्दियों में होता है, विंटर में। मिलेट की बात की जाए तो मिलेट जो है इसको कोर्स ग्रेन भी कहते हैं, और ये लेस फर्टाइल और सैंडी लूम्स पे, सॉइल्स पे हो सकता है। हार्डी क्रॉप होती है, इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है और हाई से लेकर मॉडरेट तक टेम्परेचर झेल सकता है। एडिक्वेट रेनफॉल थोड़ी सी चाहिए होती है। मिलेट्स जो है ग्रोन किए जाते हैं इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, नाइजर में। मक्के पे आ जाओ, मेज पे, तो मेज अमेरिका, आप जानते हो अमेरिका के पास अच्छी खासी मक्का, नहीं अमेरिका नहीं, ब्राज़ील के पास अच्छी खासी मक्का है, अमेरिका के पास भी है, और अमेरिका हम लोगों को चिपकाने घूमता रहता है। तो मेज की बात की जाए तो मेज को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होती है, और प्लेंटी ऑफ सनशाइन चाहिए होती है, अत्यधिक मात्रा में। मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन। इसको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है। नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में ये होता है। एक बात याद रखिएगा, रैंकिंग मैटर नहीं करती बिल्कुल भी, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे ग्रो होता है, बस इतना पता कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है रैंकिंग कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर तुमने नाम सुना है तो ये नाम ज़िंदगी भर काम आएंगे, इतनी जल्दी जो चेंज नहीं होता है। बस ये पता होना चाहिए कि रीजन यहाँ पे ऐसा भी ना हो, पता चला जिसका कोई ताल्लुका ही नहीं है, पता चला आपने कह दिया कि मक्का जो है ग्रो होती है टाइगा में, टुंड्रा में, तो ये एकदम बिल्कुल बकवास बात है। मतलब थोड़ा बहुत लॉजिक होना चाहिए बात में। इतना ही पूछता है यूपीएससी, ज़्यादा नौटंकी नहीं कि तुम रैंकिंग घूम रहे हो, याद कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं पूछता है। काटन की बात कर लो, काटन की, तो काटन दोस्तों इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, लाइट रेनफॉल चाहिए होती है, और 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए होते हैं, ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है इसकी ग्रोथ के लिए, और ब्लैक और एलुवियल सॉइल इसके लिए सबसे अच्छी होती है गुजरात, महाराष्ट्र तरफ। चाइना, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट लीडिंग प्रोड्यूसर हैं काटन के। जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं और ये एलुवियल सॉइल पे होती है, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई रेनफॉल चाहिए होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है, और ये ट्रॉपिकल एरिया में होती है। इंडिया और बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के। कॉफ़ी की बात की जाए तो ये वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए होता है, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए होती है, हिल स्लोप्स पे जो है ये सूटेबल होती है,
टी की बात की जाए तो टी एक बेवरेज क्रॉप है और ये प्लांटेशन के तौर पे ग्रो की जाती है। इसको कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर चाहिए होगी टी को इसकी पत्तियों को ग्रो करने के लिए। लूमी सॉइल चाहिए होती है, जेंटल स्लोप चाहिए, डाल चाहिए, और इसमें लेबर फोर्स रिक्वायर्ड होता है अच्छी खासा मात्रा में, ताकि जो है पिकिंग कर सकें लीव्स को। और केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस करते हैं बेस्ट क्वालिटी टी वर्ल्ड में। दोस्तों कॉफ़ी प्लांट किसने डिस्कवर किया? तो कॉफ़ी प्लांट की डिस्कवरी जो है 850 AD में जाती है। काल्डी, ठीक है, एक अरब जो है काल्डी, अरब गोट हर्डर था, उसने जो है उसने देखा कि कुछ गोट हैं वो कुछ कुछ चीज़ों को खा रही हैं, ठीक है, कुछ बेरी टाइप की जो है खा रही हैं बकरियां। तो उसने देखा कि वही जो बेरी थी ना, और उसी को जो आगे चल करके, ठीक है, उसी को आगे चल कर कॉफ़ी प्लांट नाम दिया गया। ठीक है, तो काल्डी एक अरब गोट हर्डर था, ये आपके NCERT में है, ठीक है। तो वो उसने देखा कि बकरियां जो है कुछ बेरी टाइप की खा रही हैं, ठीक है, वही काफ़ी थी। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है उसमें हम क्या ही बात करें, तो लार्जर होल्डिंग जो है एग्रीकल्चर की कहाँ पे है? इंडिया में तो उतनी नहीं है। सबसे बड़ी बड़ी होल्डिंग है US में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो आप क्रॉप का जो एरिया है उसको बढ़ा दो, फसल का जो एरिया है वही नहीं बढ़ाओगे तो बढ़ेगा कहाँ से? टेक्नोलॉजी बढ़े यूज़ कर लो तो वो भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जैसे भविष्य में जब जगह नहीं रहेगी तो फिर वो जो हाइड्रोपोनिक अभी बताया था तुम्हें, तो वही यूज होगा, एक्वापोनिक, हाइड्रोपोनिक वगैरह चीज़ें। तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा एग्रीकल्चर का। नंबर ऑफ ग्रोन क्रॉप्स जो ग्रो की जाती हैं उनको जो है आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्रॉप्स ज़्यादा बोनी पड़ेंगे। इरीगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र का यूज करना पड़ेगा, और हाई यील्ड वैरायटी जो सीड है उनका प्रयोग करना पड़ेगा, और मैकेनाइजेशन करना पड़ेगा एग्रीकल्चर का। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, और 2 लेक्चर जो है मैं शूट कर चुका हूँ, अभी 1 लेक्चर और शूट करना है तो तीसरा हो जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं, सुबह सुबह पेट खाली है, भूख लगी है बहुत तेज़, ठीक है। चलिए लेक्चर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।